हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन में कह रहा था, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। कुल सिक्का है 160। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल सिक्का है 160 जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। मतलब सभी सिक्कों को मिलाकर 300 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्कों का मूल्य 300 रुपये। अब आगे बोल रहा है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मान लेते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है x, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो ये हो गया 3x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कुल सिक्कों में हम इन दोनों को प्लस करके घटा देंगे। 160 माइनस 3x प्लस x 4x, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 160 माइनस 3x माइनस x, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। 160 में हमने इन दोनों को प्लस करके घटा दिया। तो अब हम इसका इक्वेशन बनाकर यानी कि समीकरण बनाकर हल करेंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 160 माइनस 4x और इसको 1 से गुना करेंगे क्योंकि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इतनी है, प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, इसको गुना करेंगे 2 से, प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है x। तो x को 5 से गुना करेंगे और कुल सिक्कों का मूल्य है 300। 1 को 160 से गुना करेंगे 160 हो जाएगा, माइनस 4x यानी कि 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x होगा, प्लस 2 को 3x से गुना करेंगे 6x होगा, 5 को x से गुना करेंगे 5x इक्वल टू 300। अब यहाँ पर जितने भी चर पद हैं उसको हम एक जगह करेंगे और जो अचर पद हैं उसको हम एक जगह कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू 300 माइनस 160 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आने के बाद ये माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस 160 माइनस 4x प्लस 6x, तो ये दोनों हो जाएगा 2x प्लस ये 5x। 300 माइनस 160, 2x और 5x को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा और 300 में 160 घट जाएगा तो हो जाएगा 140। x बराबर 140/7, 7 दूनी 14 और ये 0, यानी x का वैल्यू आ गया 20। यहाँ पर हमने माना था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले
1 रुपये बराबर 160 माइनस 4x। 160, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो 160 माइनस 4, x का वैल्यू आया है यहाँ पे 20, तो 4x है, यानी कि 4 गुना x। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे 20। 160, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 160 माइनस 4 गुना 20 करेंगे 80 होगा। 160 में से 80 चला जाएगा तो 80 होगा, यानी कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है 80। अब 2 रुपये की सिक्कों की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे हमने माना था 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रुपये बराबर 3x, 3 यानी कि 3 गुना 20। x के जगह पे हम 20 लिख रहे हैं क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 20 आया है। 3 गुना 20 60। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या हमने माना था x, तो x का वैल्यू है 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्लू के पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 80। 2 रुपये के 60 सिक्के हैं और 5 रुपये के 20 सिक्के हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल संपत्ति। कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल संपत्ति 2,50,000 रुपये। और यहाँ पे पिता ने अपने लिए 1 लाख रुपए रखा है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे अपने लिए रखा 1 लाख रुपए। संतानों को कितना दिया? तो संतानों को 3 अनुपात में दिया है, 1:2:3, यानी कि हम कुल संपत्ति में से 1 लाख रुपए को घटा देंगे, तो जितना बचेगा उसी पैसे को उन्होंने अपने तीनों संतानों में बांटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संतानों को दी गई संपत्ति। संतानों को दी गई संपत्ति 2,50,000 माइनस 1 लाख। तो 2,50,000 में से हम 1 लाख को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1,50,000, यानी कि कुल संपत्ति में से 1 लाख को हमने माइनस कर दिया क्योंकि पिता ने अपने लिए 1 लाख रुपया रखा था। तो जो संपत्ति बच गया यानी कि 1,50,000 रुपया बचा, तो इसी संपत्ति में से उन्होंने अपने तीनों संतानों को बांट कर दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मानेंगे माना कि चर x, माना कि चर x है। अब यहाँ पर अनुपात में दिया गया है 1:2:3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1x + 2x + 3x = 150,000, यानी कि उन्होंने अपने तीनों संतानों को जो संपत्ति दी है वो कितना है? 1,50,000। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, यानी कि समीकरण। अब हम इसको हल करेंगे, तो इस तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, 6x हो गया बराबर 1,50,000। x बराबर 1,50,000 बटा 6।
तो 6 से जब हम 1,50,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25,000, यानी कि x का वैल्यू आ गया 25,000। अब हम यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे कि उन्होंने अपने पहले, दूसरे और तीसरे संतान को कितनी कितनी संपत्ति दी है। पहले संतान के लिए लिखेंगे 1x, दूसरे संतान के लिए 2x और तीसरे संतान के लिए 3x। पहले संतान की संपत्ति, पहले संतान सिर्फ लिखेंगे पहले संतान, ठीक है। पहले संतान को उन्होंने संपत्ति दी है 1x, तो 1 गुना x के जगह पे क्या लिखेंगे 25,000, 25,000, 25,000 गुना 1 25,000 हो जाएगा, यानी कि उन्होंने अपने पहले संतान को संपत्ति दी है 25,000। दूसरे संतान को, दूसरे संतान को दिया है 2x, 2 गुना 25,000। x का वैल्यू हम लिख रहे हैं 25,000, x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 25,000। 25 गुना 2 50,000 हो जाएगा, 50,000। तीसरे संतान को 3x, यानी कि 3 गुना 25,000, तो इसको गुना करके आ जाएगा 75,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। पहले संतान को 25,000, पहले संतान को 25,000 दे दिया, दूसरे संतान को 50,000 और तीसरे संतान को 75,000। तो ये हमारा 7 नंबर का आंसर हो गया। 8 नंबर में है 11 के लगातार 3 गुंजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 11 का लगातार 3 गुणज। तो योग यहाँ पर दिया गया है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो हमें गुणज निकालना है। चलिए बनाते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि पहला गुणज बराबर x है, तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, हमें लगातार 3 गुणज लिखना है, ठीक है। तो दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 1, x के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 1। फिर तीसरा गुणज लिखना है x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा लगातार 3 गुणज, हमने इसको माना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज, 11 का लगातार 3 गुणज हमने लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि समीकरण। तो हम लिखेंगे 11 को x से गुना करेंगे, प्लस फिर 11 को x प्लस 1 से गुना करेंगे, प्लस फिर 11 को हम x प्लस 2 से गुना करेंगे, और टोटल का हो जाएगा, इसका योग है 231। यहाँ पे 11 का लगातार 3 गुणज लिखना था, इसीलिए हमने यहाँ पे 11 से सबको गुना किया है। तो 11 को x से गुना करेंगे, 11x हो जाएगा, प्लस 11x प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 1। तो 11 को 1 से गुना करेंगे, 11 हो जाएगा, प्लस 11 को x से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 को 2 से, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, बराबर 231। अब हम चर वाले को एक जगह कर लेते हैं। 11x प्लस 11x प्लस 11x 3 बार है, 1 2 3। अब चर वाले को एक जगह कर लेते हैं। 11 प्लस 22, सॉरी ये अचर है, ये चर है, ये चर पद है और ये अचर पद है, बराबर 231। 11x प्लस 11x प्लस 11x कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करके हो जाएगा 33x प्लस 11 प्लस 22, 11 प्लस 22 कितना हो जाएगा 33 होगा, बराबर 231। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 33 है ये प्लस में है, तो इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में बन के आएगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33x बराबर 231 माइनस 33। 33x बराबर 231 में से 33 घट जाएगा, यानी कि 231 में से 33 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 198। फिर x बराबर 198 बटा 33। तो 33 से 198 को डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 6। तो अब हम तीनों गुणज आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है पहला गुणज x, पहला गुणज x है तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 आया है। तो पहला गुणज कितना हो गया, पहला गुणज x माना है तो x का वैल्यू आया 6। तो 6 को हम 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला गुणज हो गया। अब दूसरा गुणज, दूसरा गुणज हमने माना है x प्लस 1, x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 1। x कितना है 6 है प्लस 1, तो 6 और 1 7 हो गया। 7 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो दूसरा गुणज 77, पहला गुणज 66। तीसरा गुणज निकालते हैं, तीसरा गुणज x प्लस 2 हमने माना था, x प्लस 2 हमने तीसरा गुणज माना था। तो x का वैल्यू कितना है 6 और 2, ये वाला 6 और 2 8 हो गया। 8 को 11 से गुना करेंगे तो 8 गुना 11 88 हो जाएगा। तो हमारा तीनों गुणज हो गया 66, 77 और 88। 66, 77 और 88 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता छात्र को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, विजेताओं की संख्या। चलिए इसको बनाते हैं। तो हमको विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है, तो हम मानेंगे कि विजेताओं की संख्या x है। तो लिखेंगे हम माना कि विजेताओं की संख्या x है। जो विजेता नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे जो विजेता नहीं है। तो जितने भी विजेता हैं और टोटल छात्र जितने हैं उसमें से हम जो विजेता हैं उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा जो विजेता नहीं है उन छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, यानी कि टोटल छात्र है 100, ठीक है। टोटल छात्र है 100 और 100 में से हम x को माइनस कर देंगे। तो x हमने क्या माना है, विजेताओं की संख्या। तो टोटल छात्रों में से हम x को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो छात्र विजेता नहीं है। तो इतना समझ गए। अब आगे है कि जो विजेता छात्र हैं उसको 2 कलम दिया जाता है और जो विजेता छात्र नहीं हैं तो उनको 1 कलम दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x को हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि x विजेताओं की संख्या है। तो विजेताओं को कितना कलम दिया गया है, 2 कलम, तो इसीलिए हमने 2 से गुना किया है, ठीक है। प्लस और जो विजेता नहीं है उनको 1 कलम दिया गया है, तो जो विजेता नहीं है उनकी संख्या है 100 माइनस x। तो इसको 1 कलम दिया गया है तो 1 से गुना कर दिए। टोटल कलम दिया गया है 120। टोटल कलम कितना है, 120 कलम सभी छात्रों के बीच बांटा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 120। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस फिर 1 को 100 से गुना करेंगे 100 होगा,
माइनस 1 को x से गुना करेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा और ये 120। 2x में से एक x माइनस हो जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस इसको हम डायरेक्ट 120 लिखेंगे, बराबर 120 माइनस ये 100, मतलब ये 100 यहाँ पे जो प्लस में है बराबर की इस साइड आएगा तो ये माइनस में बन जाएगा। 2x में से एक x माइनस हो गया तो x बच गया और यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। x बराबर 120 माइनस 100, x बराबर 120 में से 100 जाएगा तो 20 बच जाएगा। x हमने क्या माना था, हमने यहाँ पर विजेताओं की संख्या को x माना था, तो x 20 आया है, यानी कि विजेताओं की संख्या हो गई 20। विजेताओं की संख्या 20, ये हमारा 9 नंबर का आंसर हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना है दोनों की वर्तमान उम्र, यानी कि रवि और उसके पिता की वर्तमान उम्र हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि रवि की वर्तमान आयु या उम्र लिख सकते हैं। तो माना कि रवि की वर्तमान आयु है x वर्ष, ठीक है। रवि के पिता की वर्तमान आयु, रवि के पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे कह रहा है कि रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का उम्र हमने माना है x, तो 3 गुना इसका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इससे भी 5 वर्ष अधिक, तो ये हो गया रवि के पिता की उम्र। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष दोनों में 5-5 वर्ष तब जुट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र, ठीक है, ये चीज़ हमें लिखना होगा। तो 5 वर्ष बाद रवि की उम्र कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक। और रवि के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 3x + 5 + 5, तो ये हो गया रवि की उम्र, ठीक है, और ये इसके पिता की उम्र। और इन दोनों का योग, यानी कि इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + 5, ठीक, प्लस ये रवि का उम्र हो गया, और यहाँ पे रवि के पिता की उम्र लिखेंगे 3x + 5 + 5, सबको जोड़ के कितना हो जाएगा 47 वर्ष। क्वेश्चन में ये सब दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x + 5 + 3x + 5 + 5 बराबर 47। यहाँ है x और यहाँ पे 3x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4x होगा। 5 5 5 तीनों को जोड़ेंगे 15 होगा बराबर 47, ठीक। 4x बराबर 47 अपनी जगह पे रहेगा और 45 बराबर के इस साइड आएगा, तो ये माइनस में बन के आएगा क्योंकि 15 यहाँ पे प्लस में है। 47 - 15 करेंगे, 4x बराबर 47 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 होगा। x बराबर 32/4, 4 8 32 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, x का वैल्यू 8 आ गया। तो x हमने क्या माना था, रवि की वर्तमान आयु का, यानी कि रवि की वर्तमान आयु हमने x माना था।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु 8 वर्ष। 8 वर्ष हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू आया है 8। ठीक है, तो रवि की वर्तमान आयु हो गया 8 वर्ष। अब उसके पिता की वर्तमान आयु हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रवि के पिता की वर्तमान आयु। तो हमने कितना माना था रवि के पिता की वर्तमान आयु? 3x + 5 वर्ष। तो इसको पहले लिख देते हैं 3x + 5। ठीक, 3 गुना x के जगह पे हम लिखेंगे 8 + 5। ठीक है, 3 गुना 8 24 होगा, प्लस 5, 24 और 5 29 हो जाएगा। तो रवि की उम्र है 8 वर्ष और उसके पिता की उम्र है 29 वर्ष। तो ये दोनों ही हमारा आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।